हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1853। इसके पहले भी मैंने आपको चार्टर अधिनियम 1873, फिर उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में जो आया था, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1793 और उसके बाद जो है 1813, 1833, ये सारे एक्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1853 और इसकी जो जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। चार्टर अधिनियम 1853, पहली विशेषता आप इसकी देख सकते हैं यहाँ पर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या जहाँ 24 थी, अब चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा इनकी संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई और इन 18 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से 6 व्यक्तियों की नियुक्ति ब्रिटिश ताज द्वारा किया जाता था। यानी ब्रिटिश जो महारानी होती थी या महाराजा होते थे, राजा होते थे, किंग, वो 6 व्यक्तियों की नियुक्ति अपने से करते थे, बाकी सब चुने जाते थे। तो 24 से घटा करके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या थी वो कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। ये बात आप ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट है, इसके पहले चार्टर एक्ट 1833 से लेकर चार्टर एक्ट 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के और भी बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। यानी जो 20 सालों का गैप था 33 से लेकर 53 तक, इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया, भारत के राज्यों को जीता, जिसमें सिंध और पंजाब जैसे क्षेत्र शामिल थे, इनको जीत लिया। इसके साथ ही इसी क्रम में लॉर्ड डलहौजी ने भी हड़प नीति के द्वारा भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में संलग्न कर लिया, यानी मिला लिया था। ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि इतने सारे क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए नई प्रेसिडेंसी और प्रोविंस यानी कि प्रांत बनाने पड़ेंगे। इस कारण चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार दे दिया कि अभी वे नई प्रेसिडेंसी बना सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो कंपनी के निदेशक मंडल थे, उनको ये आदेश दिया गया कि आप कोई नई प्रेसिडेंसी बना सकते हैं, मतलब नया प्रांत बना सकते हैं। जैसे पहले 3 थे, बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, लेकिन अब उनको नई प्रेसिडेंसी बनाने का अधिकार भी दे दिया गया, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र अंग्रेज़ों ने और जीत लिए थे, शामिल कर लिए थे अपने क्षेत्र में, तो इसलिए ये अधिकार दिया गया। फिर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, चार्टर एक्ट 1853 में जहां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कार्यकारी परिषद का जो चौथा सदस्य था, जो एक कानूनी सलाहकार था, मैंने आपको बताया था विधि सदस्य के रूप में चुना गया है। आपने 33 वाला अगर देखा होगा, जो चार्टर अधिनियम 1833 का वीडियो मैंने बनाया है, उसको देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया था। तो उसे भी इस एक्ट के द्वारा एक पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया था। पहले उसको मतदान करने का अधिकार नहीं था। ये देखिए, चार्टर अधिनियम 1853 के बाद अब वह भी कानून बनाने में अपना मतदान कर सकता था और यह अधिकार उसे चार्टर अधिनियम 1833 में नहीं था। मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं उसको। फिर है, इस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये बात ध्यान में रखना, यानी विधि बनाने की और विधि को लागू करने की जो संस्थाएं थी उनको अलग कर दिया गया। कार्यपालिका और विधायिका, यानी विधायी मतलब विधायिका और प्रशासनिक मतलब जो कार्यपालिका थी, यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसको अलग कर दिया गया, उसके कार्यों को भी अलग कर दिया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्यरत हो, 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। तो जैसे कार्यकारी परिषद, अगर हम बात करें कार्यकारी परिषद, तो कितने थे? 4 थे। 4 थे पहले, 3 सदस्य होते थे, एक गवर्नर जनरल होता था। फिर जो 33 वाला एक्ट था उसमें एक विधि सदस्य को शामिल किया गया, तो गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य हो गए और एक अपना खुद था, यानी टोटल 5 हो गए। लेकिन अगर हम विधायिका की बात करेंगे, देखिए जब विधायिका की बात करते हैं तो यही लोग विधि भी बनाने का काम करते थे। ये जो सदस्य थे, जो कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, यही विधानसभा में भी शामिल हो जाते थे।
बस एक अतिरिक्त सदस्य जुड़ जाता था, कमांडर इन चीफ, तो टोटल हो जाते थे 6। लेकिन अब 53 के माध्यम से क्या किया गया कि 6 नए सदस्यों की वृद्धि कर दी गई, यानी 6 पहले से ही थे और 6 नए और सदस्य शामिल कर लिए गए। लेकिन कब? जब वो विधायिका के रूप में कार्यरत होगी, कार्यपालिका के रूप में नहीं। अगर कार्यपालिका के रूप में कार्यरत है तब कितने सदस्य होंगे? तब तो 5 ही सदस्य होंगे। लेकिन अगर वो विधायिका के रूप में कार्यरत है तब उसमें 6 नए सदस्यों की वृद्धि कर दी गई और अब विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 12 हो गई। तो इन 12 में कौन कौन थे, इनको देख लीजिए एक बार। पहला तो भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसकी 4 सदस्यीय परिषद होती थी, यानी टोटल 5, और एक कमांडर इन चीफ होता था, यानी सेनापति। ये 6, पहले यही 6 थे, ध्यान में रखना, पहले इतने ही थे। भारत का गवर्नर जनरल, 4 सदस्यीय परिषद, कमांडर इन चीफ, ये टोटल 6 थे। अब 6 अतिरिक्त को शामिल किया गया, तो उनमें कौन कौन थे? बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा प्रांत के एक प्रतिनिधि शामिल थे। तो ये टोटल हो गए 12। तो ये 12 मिलकर विधान परिषद का निर्माण करते थे। लेकिन अगर हम बात करें कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने थे, तो 5, एक खुद था और 4 उसके सदस्य। तो ये अंतर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर है, इसके द्वारा भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, यह भी आप याद रख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसका, इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख कार्यकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। पहली बार, मैंने कहा, ये देखिए यहाँ पर भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल करने का प्रावधान किया गया 1853 में, जबकि सिविल सेवा आयोजित करने का प्रयास कब किया गया था? 1833 में, वो मैंने आपको बताया था। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।